सियासत में जब भी चुनाव की आंधी आती है तब रिश्ते, नाते, प्यार, भरोसा, मानवता सब कुछ उड़ जाती है। रह जाती है तो बस केवल चुनाव की आहट, जिस चुनाव को जीतने के लिए नेता किसी भी हद तक गुजरने को तैयार दिखते हैं। सियासी तिकड़मों के जरिए विरोधी को ध्वस्त करना ही उस चुनाव का एकमात्र ध्येय होता है। मगर जो चुनावी जीत के बदले रिश्ते खरीद ले, जो चुनाव में विजय के स्थान पर पराजय का विकल्प स्वयं चुने सिर्फ इसलिए ताकि रिश्ते बचे रहें, रिश्तों की मर्यादाएं ना तार तार हों, ताकि भरोसा ना दरके, तो उसे नेता नहीं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता है। इस देश के किसी भी नेता से सवाल पूछ कर देख लीजिए, देश के क्या दुनिया के किसी नेता से सवाल पूछ के देख लीजिए, जब भी आप उससे सवाल करेंगे कि आपके जीवन का सबसे ऐतिहासिक चुनाव कौन सा था, वो कौन सा चुनाव था जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व का स्थान देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो नेता आपको अपने उसी चुनाव का जिक्र करता हुआ मिलेगा जिस चुनाव में उसने सबसे भारी मतों से विजय का स्वाद चखा हो। मगर ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनसे जब 2005 में पत्रकारों ने पूछा कि आपके 6 दशकों के राजनीतिक जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऐतिहासिक चुनाव कौन सा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा 1984 का लोकसभा चुनाव। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1984 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी को कोई लाखों लाख मतों से विजयश्री नहीं मिली थी, पराजय की गाथा थी। 1984 का लोकसभा चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक था। मगर ये वाजपेयी हैं जो पराजय को इतिहास बना देते हैं। आइए इतिहास के इसी झरोखे से निकलकर एक नए वाजपेयी से आपको मिलाते हैं। आज एक नए अटल से आप परिचित होंगे, एक ऐसा अटल जो सिर्फ अपनी मां के लिए एक हारी हुई बाजी लड़ता है, एक ऐसा अटल जो सिर्फ मां के सम्मान के लिए, मां की भावनाओं के लिए विजय को छोड़ के पराजय को स्वीकार करता है। यह किस्सा 1984 का है। साल 1984 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे। देश में इंदिरा गांधी के असामयिक निधन के बाद कांग्रेस के समर्थन की आंधी चल रही थी, जिस आंधी में तमाम विपक्षी खेमों का ध्वस्त हो जाना सुनिश्चित था। ऐसे में विपक्ष इस तैयारी में था कि किस तरह से अपने बड़े बड़े बुर्जों को बचाए रखा जाए, किस तरह से अपने सबसे बड़े चेहरों को सदन के भीतर पहुंचाया जाए, क्योंकि किसी भी गैर कांग्रेसी नेता का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल था। और राजीव गांधी जो नए नए सियासत में प्रधानमंत्री पद से ही डायरेक्ट अवतरित हुए थे, वो राजीव गांधी नए सिरे से इस रणनीति को बुनने में लगे थे कि कैसे विपक्ष के सबसे धारदार चेहरों को सदन से दूर रखा जाए। तो विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कैसे अपने सबसे धारदार हथियार अटल बिहारी वाजपेयी को सदन के भीतर दाखिल कराया जाए। और राजीव गांधी के लिए भी सबसे बड़ी यही चुनौती थी कि कैसे विपक्ष के सबसे धारदार हथियार अटल बिहारी वाजपेयी को सदन के भीतर दाखिल होने से रोका जाए। अब आप कहेंगे भला इसमें क्या समस्या, अभी अभी तो मैंने कहा कि उस चुनावी आंधी में किसी भी गैर कांग्रेसी प्रतिनिधि का चुनाव जीतना लगभग असंभव था, खासतौर से उत्तर भारत की बेल्ट में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव हारने में ऐसी क्या बहुत बड़ी दुविधा थी कि राजीव गांधी के पेशानी पे बल पड़े जा रहे थे। तो जनाब दिक्कत यह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी कहीं और से नहीं, अपने बचपन के शहर, अपने दिल के जिगर ग्वालियर से चुनाव मैदान में थे। ग्वालियर अटल का अपना शहर था, ग्वालियर अटल का गढ़ था। ग्वालियर से अटल को हराना टेढ़ी खीर थी, खास तौर से तब जब अटल की पीठ पे राजमाता का वरद हस्त हो। अटल बिहारी वाजपेयी 1984 के लोकसभा चुनाव में कहां से लड़े, कहां से ना लड़े, इसको लेकर पशोपेश में थे। बहुत सारे विकल्प थे, जनसंघ खुला हुआ था, किसी भी सीट से वाजपेयी लड़ते, पूरा समर्थन मिलता, कार्यकर्ता जुट पड़ते, तो वाजपेयी के लिए सीट कोई बहुत मायने नहीं रखती थी। ग्वालियर से वो कभी चुनाव लड़े भी नहीं थे। मगर ये राजमाता विजया राजे सिंधिया थी जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को आश्वासन दिया था कि आप ग्वालियर से पर्चा भरिए, पूरा महल आपके साथ है। और ग्वालियर का इतिहास है, जिसके ठप्पे पर महल का हाथ, उसके ठप्पे पे जनता लगाती है ठप्पा और पहुंचाती है उसे देश की सबसे बड़ी विधायिका के भीतर। यानी महल का समर्थन माने जीत की गारंटी, और यहां तो राजमाता का आशीर्वाद और अटल बिहारी वाजपेयी का होम टाउन, ये दो संयोग मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की जीत सुनिश्चित कर रहे थे।
और राजीव गांधी की पेशानी पर बल पड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी अगर ग्वालियर से जीत के सदन पहुंचते हैं तो सदन के भीतर अटल की वाणी सुनने को मिलेगी और राजीव का विपक्ष को सदन से दूर करने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसी बीच राजीव गांधी एक मीटिंग में व्यस्त थे कि अचानक राजीव गांधी के सहयोगी अरुण नेहरू राजीव गांधी से अटल को चुनाव हराने को लेकर प्लान पर चर्चा करने को कहते हैं। तो राजीव अरुण से कहते हैं कि इस पे तो पहले ही चर्चा हो चुकी है, कुछ कर नहीं सकते हैं, महल का हाथ है। अब महल के हाथ होने के बावजूद, होम टाउन होने के बावजूद कौन सा ऐसा कैंडिडेट हम उतार दें कि जो अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दें। तो अरुण नेहरू ने सुझाव दिया, क्यों ना राजमाता की काट श्रीमंत में खोज ली जाए। अब आप कहेंगे ये क्या पहेली है? पहेली नहीं है, ये वो ब्रह्म वाक्य था जिसने 84 की पूरी सियासत घुमा दी थी। ये वो एक वाक्य था जिसने 1984 में विपक्ष की सारी खेमेबंदी हवा कर दी थी। अरुण नेहरू ने राजीव को सुझाया, किसी किसी किताब में अरुण नेहरू के स्थान पर अर्जुन सिंह का भी जिक्र मिलता है। तो अरुण नेहरू या अर्जुन सिंह, आप अगर बिल्कुल एग्जैक्ट समझना चाहते हैं तो अरुण नेहरू या अर्जुन सिंह ने राजीव गांधी को यह समझाया कि आप राजमाता विजया राजे सिंधिया के आशीर्वचन से चुनाव मैदान में उतरे अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ ग्वालियर राजघराने के श्रीमंत यानी राजमाता के सुपुत्र माधवराव सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1984 के कुछ ही बरस पहले माधवराव सिंधिया जनसंघ को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। तो यह तय था कि माधवराव सिंधिया कांग्रेस से ही पर्चा भरेंगे। हालांकि माधवराव सिंधिया गुना सीट से पर्चा भरने वाले थे, जो सिंधिया राजघराने की परंपरागत सीट है। राजीव ने माधवराव सिंधिया को फोन लगाया, माधवराव सिंधिया ने फोन उठाया। राजीव ने माधवराव से कहा, चुनाव लड़ने की तैयारी है? माधवराव ने कहा, जी बिल्कुल। तो राजीव ने माधवराव से कहा, कहां से? माधवराव ने कहा, वही गुना से, आपको तो मालूम है, सूचित भी किया था। राजीव ने कहा, इस बार आप गुना से नहीं लड़ेंगे, ग्वालियर से लड़ेंगे। माधवराव सिंधिया सोच में पड़ गए, ग्वालियर से? ग्वालियर से तो कांग्रेस का कोई प्रत्याशी पर्चा भर चुका है। राजीव ने कहा, वो प्रत्याशी पर्चा भर चुका है, कोई बात नहीं, उसका पर्चा निरस्त करा दिया जाएगा, आप पर्चा भरने की तैयारी करिए। 1984 का ये चुनाव आप ग्वालियर सीट से ही लड़ रहे हैं कांग्रेस के निशान पर, मंजूर है या नहीं? कुछ देर तक सोच में पड़ गए, फिर बोले, राजीव जी मैं आपको कुछ देर बाद सूचित करता हूं। राजीव ने कहा, ठीक है, फोन कट कर दिया। अब माधवराव के लिए धर्म संकट का प्रश्न था, किसे चुने किसे ना चुने, किसे छोड़ें किसे पकड़ें, कौन सही है कौन गलत, किसका पलड़ा भारी है। क्योंकि तराजू के एक पलड़े में उनकी मां राजमाता विजया राजे सिंधिया का वचन था और तराजू के दूसरे पलड़े में पार्टी आला कमान का आदेश। अब अगर पार्टी आला कमान का आदेश मान के ग्वालियर सीट से कांग्रेस के निशान से पर्चा भरते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे अपनी जीत की कोशिशें भी करेंगे और अपनी विजय के लिए किए गए उनके प्रयास परोक्ष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी की पराजय के लिए किए गए प्रयास साबित होंगे और ये राजमाता विजया राजे सिंधिया के उस वचन का उल्लंघन होगा जो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था कि महल आपके साथ है, महल आपकी विजय के लिए प्रयासरत रहेगा। यहां तो महल उनकी पराजय के लिए प्रयासरत हो जाएगा। तो अगर पार्टी आला कमान का आदेश मानेंगे तो मां का वचन टूटेगा और अगर राजमाता विजया राजे सिंधिया का वचन पूरा करने के लिए पार्टी आला कमान की नाराजगी मोल लेते हैं तो यह उनके सियासी भविष्य पे ग्रहण लगने सरीखा ही होगा, क्योंकि राजीव गांधी स्वयं निर्देशित कर रहे थे माधवराव सिंधिया को। अब राजीव गांधी स्वयं का आदेश अगर कोई ना माने तो कांग्रेस में कैसे चल सकता है। शाम होते होते माधवराव सिंधिया बार बार इसी उधेड़ बुन में लगे थे, बार बार तर्कों के बाट कभी इस पलड़े में डाल रहे थे, कभी इस पलड़े में, कभी तर्कों का बाट इस पलड़े में ज्यादा हो जाए तो ये पलड़ा भारी, कभी तर्कों के बाट इस पलड़े में ज्यादा हो जाए तो ये पलड़ा भारी। मगर तर्कों का एक बाट पार्टी आला कमान के पाले में जो गया, फिर पार्टी आला कमान का पलड़ा ही भारी रहा। राजमाता विजया राजे सिंधिया का पलड़ा बहुत हल्का हो गया। अब यह बाट था अदावत का, दुश्मनी का, मनमुटाव का, जो पिछले एक दशक से चल रहा था राजमाता विजया राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया के बीच, जिसकी शुरुआत हुई थी आपातकाल के दौरान। आपातकाल में जब राजमाता विजया राजे सिंधिया इंदिरा गांधी का विरोध करते हुए ग्वालियर में आत्मसमर्पण करके कारागार के कष्ट झेल रही थी, तब माधवराव सिंधिया नेपाल के राजभवन में आराम फरमा रहे थे।
विजया राजे सिंधिया चाह रही थी कि माधवराव सिंधिया भी उनकी तरह विरोध करें, जेल जाएं, जैसे भी हो, मगर आपातकाल में इंदिरा गांधी की इस निरंकुशता का विरोध सिंधिया राजघराना जरूर करे और उनके इस अभियान में सबसे बड़ा ग्रहण कोई और नहीं, उनके सुपुत्र माधवराव सिंधिया साबित हुए थे। उसी समय से माधवराव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया के रिश्तों के बीच जो गांठ पड़ी थी वो गांठ आजीवन बनी रही। और फिर 1977 में जब माधवराव सिंधिया ने विजया राजे सिंधिया के साथ ऐसा सलूक करने वाली कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, तब विजया राजे और माधवराव सिंधिया के बीच जो खाई चौड़ी हुई फिर पटी नहीं। जब तर्कों के इस बाट को माधवराव सिंधिया ने पार्टी आला कमान के पाले में डाला तो सब कुछ स्पष्ट हो गया, साफ हो गया। शाम होते होते माधवराव सिंधिया ने राजीव को फोन लगाया। फोन लगा के कहा, राजीव जी मैं तैयार हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ पर्चा भरूंगा, कल ही पर्चा भर देता हूं। राजू ने कहा ना 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 ना, तैयार हो, तैयार रहो, मगर कल पर्चा मत भरना। पर्चा जब हम कहेंगे तब भरा जाएगा, ना उसके 1 मिनट पहले ना उसके 1 मिनट बाद। तब तक बिल्कुल खामोश रहना। कांग्रेस प्रत्याशी जो ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ रहा है अभी, उसे लड़ने देना ताकि सब कुछ पर्दे के बाहर एज इट इज चलता रहे। माधवराव सिंधिया इसी रणनीति पे काम करते हैं, किसी को सूचित नहीं करते हैं कि पर्दे के पीछे राजीव गांधी के साथ उनकी साठगांठ हो चुकी थी। इधर पूरे विपक्ष का पूरे देश भर में प्रचार करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बनते हैं। देश भर में उनकी रैलियां हो रही होती हैं। क्योंकि ग्वालियर की चिंता उन्हें थी नहीं, क्योंकि ग्वालियर कोई और नहीं, उनकी मां संभाल रही थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अटल का प्रचार कार्य संभालने का जिम्मा अपने हाथों में लिया था। राजमाता और अटल का रिश्ता बहुत पुराना है, तब का जब अटल बच्चे हुआ करते थे। अटल की उच्च शिक्षा की पढ़ाई ही ना हो पाती अगर राजमाता ना होती। ये राजमाता थी जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की मेधा देखते हुए कक्षा 5 से ही अटल बिहारी वाजपेयी के लिए छात्रवृत्ति का विधान किया था। ये राजमाता और जीवाजीराव सिंधिया थे जिनकी कृपा से छात्रवृत्ति के 75 रुपयों के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया था। वरना वो दाखिला ही ना हो पाता, अटल बिहारी वाजपेयी कभी कानपुर आ ही ना पाते, चूंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी नहीं। पिताजी जो सिंधिया राजघराने के ही कर्मचारी थे, उनका रिटायरमेंट भी बेहद करीब था, तो अटल की शिक्षा दीक्षा काफी हद तक सिंधिया राजघराने की देन थी। इसीलिए सिंधिया राजघराने के अटल बहुत ऋणी समझते थे अपने आप को, और राजमाता को अपनी मां वो तभी से कहा करते थे। राजमाता विजया राजे सिंधिया और अटल बिहारी वाजपेयी का रिश्ता तब से जो बना था वो आजीवन रहा, क्योंकि रिश्ते बनाना विजया राजे को भी आता था और अटल रिश्ते निभाने के लिए ही जाने जाते थे। तो विजया राजे सिंधिया से ऐसा ही आत्मिक लगाव था। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जो लोग राजनीति अभी हालिया दिनों में समझना शुरू किए हैं, उनके लिए विजया राजे सिंधिया का नाम भलभी से थोड़ा कम जाना पहचाना हो, थोड़ा कम सुना सुना हो, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की नींव जिन 4 पायों पर टिकी है, उन 4 पायों में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद अगर कोई एक नाम आता है तो राजमाता विजया राजे सिंधिया का नाम आता है। निस्वार्थ भाव से जनसंघ की, भारतीय जनता पार्टी की अगर किसी ने सेवा की है तो राजमाता विजया राजे सिंधिया, क्योंकि इतने वर्षों की मेहनत के बाद, इतने त्याग तपस्या के बाद भी उन्हें इसका फल नहीं मिला था। मुख्यमंत्री नहीं बनी थी वो, पार्टी अध्यक्ष का पद भी नहीं मिला था उन्हें। पद के लिए राजनीति करने वाले लोगों की कतार में विजया राजे सिंधिया का नाम शुमार ही नहीं होता है। ये विजया राजे सिंधिया थी जो ग्वालियर राजघराने की महारानी होने के बाद भी तिहाड़ के कारागार के कष्ट भोग रही थी, क्योंकि इंदिरा का विरोध करना था। इंदिरा गांधी की निरंकुश राजनीति के सामने दीवार बन के अगर कोई खड़ा था तो राजमाता विजया राजे सिंधिया थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया का किरदार बहुत बड़ा था। यकीन मानिए, राजनीति को जब भी पलटा जाएगा, राजमाता का किरदार उसमें हमेशा महत्वपूर्ण स्थान के तौर पर अंकित होगा ही होगा। खैर, लौटते हैं अपनी कहानी पे। ये तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समीकरण समझाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। कहानी पे लौटते हैं तो सब कुछ एज इट इज चल रहा था। पर्दे के पीछे राजीव और माधवराव सिंधिया की साठगांठ हो चुकी थी। इधर विजया राजे सिंधिया अटल बिहारी वाजपेयी का प्रचार कर रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी देश भर में विपक्ष का प्रचार कर रहे थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। मगर अचानक
लुटियंस के गलियारे से उड़ती हुई चिड़िया, या यूं कह लें माधवराव सिंधिया और राजीव गांधी के बीच पकती हुई इस खिचड़ी की सुगंध एक नेता के नाक तक जा पहुंची। अब ये नेता कौन था? नेता भारतीय जनता पार्टी की नींव के 4 पायों का दूसरा पाया, भारतीय जनता पार्टी का भीष्म पितामह, अटल का सबसे जिगरी यार, अटल का 5 दशक का दोस्त लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को सुबुगाहट मिल चुकी थी कि राजीव कोई मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं अटल को चुनाव हरवाने के लिए। उन्हें जैसे ये खबर मिली वो भागे भागे ग्वालियर आए। उन दिनों अटल ग्वालियर में अपना चुनाव प्रचार भी देखने पहुंचे हुए थे। ग्वालियर में आडवाणी और अटल की मुलाकात होती है, जहां आडवाणी अटल को स्पष्ट तौर से कहते हैं, अटल जी, राजीव गांधी ने आपको चुनाव हराने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है और मेरी बुद्धि अनुसार, ऐसा लालकृष्ण आडवाणी अटल से कहते हैं, वो प्लान माधवराव सिंधिया का चुनावी ऐलान हो सकता है। राजीव गांधी ऐसा कर सकते हैं कि माधवराव सिंधिया को आपके खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दें और पूरा समीकरण बदल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, राजमाता ने मुझे वचन दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आडवाणी ने कहा आप भूल रहे हैं अटल जी, राजमाता और माधवराव में बनती नहीं है, दोनों के बिगड़े हुए समीकरणों से आप वाकिफ हैं। ऐसे में राजमाता का वचन अपनी जगह है, मगर अगर माधवराव ने पर्चा भर दिया तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छा सोल्यूशन लेके आया हूं। वाजपेयी ने कहा क्या? आडवाणी ने कहा मेरी भैरव सिंह जी से बात हो गई है, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान वाले, उन्होंने आपके लिए कोटा सीट रिजर्व करा दी है। ऐसा करिए आप ग्वालियर से भी चुनाव लड़ जाइए और कोटा से भी चुनाव लड़ जाइए। वाजपेयी 2 मिनट तक सुनते रहे, फिर बोले नहीं, लड़ूंगा तो अब मैं ग्वालियर से ही। आडवाणी ने कहा क्यों भाई, आप दोनों जगह से लड़ जाइए, मैं ग्वालियर छोड़ने को नहीं कह रहा हूं। अटल ने कहा समझ नहीं रहे हो लाल, ये माँ बेटे का रिश्ता है, हमारा और माँ का भी और माँ और माधव का भी। अटल ने कहा समझा नहीं। अटल ने इसके बाद आडवाणी को पूरा समीकरण समझाया। अटल ने कहा अगर मैं ग्वालियर के स्थान पर कोटा जाता हूं तब भी समस्या है और ग्वालियर के साथ कोटा जाता हूं तब भी समस्या है, क्योंकि अटल पॉलिटिकल मैसेजिंग समझते थे। अटल ने कहा अगर मैं ग्वालियर के साथ कोटा लड़ने का ऐलान करता हूं तो इसका मतलब साफ हो जाएगा कि मैं ग्वालियर की विजय से सशंकित हूं, मुझे इस बात की आशंका है कि मैं ग्वालियर से हार सकता हूं, तो जनता में भी नकारात्मकता फैलेगी और फिर विजया राजे सिंधिया भी मुझसे यही कहेंगी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जब मैंने कहा है मेरी जिम्मेदारी है कि तुम चुनाव जीतोगे तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम कोटा जा रहे हो लड़ने, तो मैं उनसे क्या कहूंगा। और अटल माँ का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। और फिर अगर मैं ये सीट छोड़ता हूं तो राजमाता विजया राजे सिंधिया स्वयं जनसंघ का परचम थाम के इस चुनाव मैदान में उतरेंगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी मेहनत करके कांग्रेसी माधवराव सिंधिया को हराने के लिए कोशिश करेंगी। इस बात से मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि राजमाता विजया राजे सिंधिया अगर माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ते हैं और मैं ये सीट छोड़ता हूं तो माधवराव सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। और मैं नहीं चाहता हूं महल का झगड़ा सड़क पे आ जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि माँ बेटे के बीच का ये भावनात्मक मनमुटाव सड़कों की अफवाहों में तैरने लगे, इससे राजमाता को ठेस पहुंचेगी। आडवाणी 2 मिनट तक सुनते रहे, बोले लेकिन राजमाता और माधवराव में तो सब कुछ ठीक नहीं ही है, अफवाहें तो हैं ही। अटल ने कहा तुम नहीं समझ रहे हो लाल, राजमाता माधवराव सिंधिया से लाख नाराज हों मगर राजमाता अभी भी माधवराव सिंधिया से बेहद प्यार करती हैं और माधवराव सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो वो जरूर अपने नैतिकता के बल को बढ़ाने के लिए, मगर मन से बहुत दुखी होंगी और मैं नहीं चाहता हूं कि राजमाता को दुख पहुंचे, इसलिए रहने दो, मैं ग्वालियर में ही ठीक हूं। लाल ने कहा लेकिन अगर माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ते हैं तो? वाजपेयी ने कहा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चुनाव हार जाऊंगा, हार जाऊं कोई बात नहीं, राजनीति का बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है आडवाणी, हार पराजय, चुनाव, चुनावी हारें जीत लगी रहती हैं, कोई बात नहीं, राजनीति चलती रहती है। ये वाजपेयी का किरदार था जो राजनीति में चुनाव को बहुत थोड़ी अहमियत देता था। खैर, चुनाव का अगला दिन नामांकन का अंतिम दिन था। अगला दिन अंतिम दिन था जिस दिन नामांकन हो सकता था। पूरे देश की निगाहें ग्वालियर पे थी, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के कैडर की, क्योंकि यह सूचना हो चुकी थी कि वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं। वाजपेयी भी दिन भर टकटकी लगाए रहे
कि माधवराव सिंधिया चुनावी पर्चा भर रहे हैं या नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से 4 बज गया, 6 बजे तक अंतिम समय था, 5 बजे तक जब पर्चा नहीं भरा गया तो सबको लगा चलो कोई बात नहीं, अब लगता है माधवराव सिंधिया चुनाव नहीं ही लड़ रहे हैं। वाजपेयी को भी जरा राहत पहुंची। तभी 5:45 वाजपेयी का एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया, बोला माधवराव सिंधिया जी पर्चा भराए हैं 5:40 पे। माने अंतिम दिन अंतिम घंटे में इतनी चुपके से माधवराव सिंधिया ने पर्चा भरा कि किसी को कानों कान खबर नहीं। जैसे ही ये खबर ग्वालियर के गली चौक चौराहों से होते हुए महल तक पहुंची, महल में मानो बवंडर आ गया, भूचाल आ गया। राजमाता के वचन का ऐसा मखौल कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था कि श्रीमंत माधवराव सिंधिया राजमाता विजया राजे सिंधिया के आशीर्वचन की ऐसे सरेआम धज्जियां उड़ा देंगे और राजमाता के आशीर्वचन के साथ मैदान में उतरे अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। मतलब ये कल्पना से बिल्कुल परे बात थी, महल के कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन था। जब राजमाता को बात चली तो स्वाभाविक था कुपित हुई, बहुत क्रोधित हुई। राजमाता और माधवराव के बीच संबंध और खराब हुए, शायद इतने खराब हो गए कि सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। यहां तक कि विजया राजे सिंधिया की तरफ से माधवराव सिंधिया को जयविलास पैलेस में रहने के लिए किराया देने तक का निर्देश जारी कर दिया गया। माधवराव सिंधिया जयविलास पैलेस में रहने का किराया भरते थे। यह विजया राजे सिंधिया का स्पष्ट निर्देश एक औपचारिक ऐलान के साथ था कि वो माधवराव सिंधिया के इस फैसले के खिलाफ हैं। महल अब बढ़ चुका था। ग्वालियर महल के किस हिस्से की तरफ होगा यह देखने के लिए देश की निगाहें ग्वालियर की ओर टिकी हुई थी। लेकिन देश की निगाहें ग्वालियर की ओर टिकी हुई थी बाहर बाहर, ग्वालियर के भीतर राजमाता की निगाहें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि राजमाता को लगा कि अटल क्या सोच रहा होगा। अटल को लग रहा होगा मैंने धोखा दिया, अटल को लग रहा होगा कि मैंने उसके साथ दगा किया। राजमाता बड़ी बेचैन थी। इसी उद्विग्नता में वो अटल बिहारी वाजपेयी के पास गई। वाजपेयी और राजमाता की एक भावुक मुलाकात होती है, एक भावनात्मक संबंध, एक रागात्मक संबंध जो पिछले 5 दशक से चल रहा था, उसकी भावनाएं छलकती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता एक दूसरे से बात करते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी राजमाता को स्पष्ट तौर से आश्वस्त करते हैं कि मेरा आपको लेके कोई भी संशय नहीं है, मैं आपके बारे में किसी भी संशय से ग्रस्त नहीं हूं, मुझे मालूम है आप मेरे ही साथ हैं। माधवराव ने ऐसा किया तो कोई बात नहीं, उन्हें करने दीजिए। विजया राजे सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को आश्वस्त किया कि अपने बेटे के चुनाव मैदान में खड़े होने के बावजूद मैं तुम्हारे ही साथ खड़ी हूं, मैं तुम्हारे लिए ही प्रचार करूंगी। और यकीन मानिए इस दिन के बाद ग्वालियर ने जो देखा वो नैतिकता की पराकाष्ठा थी। कल्पना कर सकते हैं आप, भारतीय राजनीति में किसी मां का बेटा चुनाव मैदान में उतरा हो और वो मां अपने बेटे के लिए नहीं किसी और के लिए चुनाव का प्रचार कर रही हो। शायद भारतीय राजनीति में इसकी एक और मिसाल मिलती है जब इलाहाबाद में पंडित लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ने अपने सुपुत्र सुनील शास्त्री के बजाय विश्वनाथ प्रताप सिंह को वोट देने की अपील की थी। वो इकलौता एक भावनात्मक मामला मुझे दिखता है जब मां बेटे के खिलाफ हो जाती है नैतिकता के बंधन तली। तो ग्वालियर के राजघराने के भीतर हुए इस बंटवारे की जड़ें अब ग्वालियर के जनमानस में फैलने लगी थी। ग्वालियर का जनमानस बंटने लगा था। राजमाता और श्रीमंत के बीच कौन कैसे जीतेगा, किसको कैसे हराया जाएगा, इसको लेकर बाजियां खेली जा रही थी। राजमाता को प्रचार करते देख लोग आश्चर्य कर रहे थे कि अपने बेटे के खिलाफ कोई प्रचार कैसे कर सकता है। राजमाता खुलेआम कहती थी कि आपके सामने एक तरफ मेरा पूत है और एक तरफ सपूत, एक तरफ पुत्र है और एक तरफ धर्मपुत्र। मैं चाहती हूं कि आप धर्मपुत्र को जिताइए। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी विजया राजे सिंधिया ने उस चुनाव प्रचार को सफल बनाने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी को मालूम था ये लगभग हारी हुई बाजी है, क्योंकि श्रीमंत का अपना प्रभाव था और इंदिरा गांधी की सहानुभूति की लहर। इन सब के बावजूद चुनाव जीतना लगभग असंभव है। लेकिन जो हारा हुआ युद्ध देख के भाग जाए, जो हारा हुआ रण देख के विपरीत मुंह कर ले, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी वो हारी हुई बाजी पूरी दिलेरगी के साथ लड़ रहे थे। ग्वालियर ये रंगमंच का नजारा साफ देख रहा था। चुनाव हुए, मतों की गिनती शुरू हुई। अटल बिहारी वाजपेयी अपने कुछ समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र पर बैठे हुए थे। धीरे धीरे
एक एक करके बैलेट बॉक्सेस खुलने लगे, एक एक करके नतीजे आने लगे, एक एक पोलिंग बूथ के नतीजे आ रहे थे। देश भर की निगाहें ग्वालियर पर टिकी हुई थी, क्या होगा कैसे होगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी 5000 वोटों से माधवराव सिंधिया से पीछे हुए, बस अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कुर्सी से उठ गए। पास खड़े समर्थकों ने कहा, क्या हुआ वाजपेयी जी? अटल बिहारी वाजपेयी कहे, चलो चलो चलो। सबने बोला, क्या हुआ? वाजपेयी ने कहा, सिंधिया जी का जीतना तय है, सिंधिया जी को मुबारकबाद, चलें। तो सब कहे, अरे रुक तो जाइए, 5000 वोट ही हुए, क्या पता मामला पलट जाए। वाजपेयी ने कहा, इतिहास लिखा जा चुका है, मुझे मालूम है यही होगा, चलिए। सब कहने लगे, अरे आप ऐसे चल रहे हैं, बिल्कुल आप अटल बिहारी वाजपेयी सदन नहीं पहुंचेंगे तो कैसा लगेगा? आप कल्पना करिए, आप इतनी सरलता से कह दे रहे हैं। वाजपेयी ने जोर का ठहाका लगाया और बोले, गुरु ये चुनावी जीत हार लगी रहती है, राजनीति चलती रहती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी का ठहाका था स्वार्थी सियासत पे, अटल बिहारी वाजपेयी का ठहाका था वोटों की लोलुप राजनीति पे, अटल बिहारी वाजपेयी का ठहाका था उन सियासतदारों पे जो राजनीति का मतलब चुनाव समझते हैं, चुनावी जीत का मतलब राजनीतिक बिसात पर अपना कट समझते हैं। चुनावी जीत हार से किसी राजनेता का कट तय नहीं होता है, यह अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी रोज बता दिया था। चुनावी हार का पैमाना देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने जीवन में 5 चुनाव हारते हैं, लेकिन यकीन मानिए यह वाजपेयी का व्यक्तित्व था, वाजपेयी का कद था कि वो 5 पराजय 5 इतिहास बनाती हैं। फिर चाहे वो वाजपेयी की पहली पराजय हो, जहां अटल बिहारी वाजपेयी मथुरा में खड़े होकर खुद कहते हैं कि आप मुझे वोट मत दीजिए, मुझे पराजित करवाइए। क्यों कहा था अटल ने ऐसा? जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब हम आपको एक नए अटल से परिचित करवाएंगे इस सीरीज के अगले वीडियो में, जहां हम आपको उस अटल से मिलाएंगे जो अटल खुद को पराजित करवाने का दम रखता है, जो अटल ये साहस करता है कि जनता मुझे पराजित करे और मुझे पराजय स्वीकार है। याद रखिएगा, विजय का स्वाद चखने से बेहतर शक्ति प्रदर्शन होता है पराजय को गले लगाना, और वाजपेयी इस कला के सबसे बड़े उस्ताद थे। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पॉलिटिक्स। और हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े ऐसे कमाल के किस्सों के लिए हमारी सीरीज अमर अटल से लगातार जुड़े रहें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े ऐसे तमाम रोचक प्रसंगों से आप वाकिफ